नमस्कार साथियों। स्केल अप आईएएस में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग एनालाइज करेंगे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 18th नवंबर 2025। सो वी विल बी डिस्कसिंग फिक्सिंग द फाउंडेशंस ऑफ इंडियाज लोअर जुडिशियरी। तो जो भारत का जो लोअर जुडिशियरी है, लाइक द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टैग्नेशन। मतलब कि number of pending cases is around 5 crore. There are around 5 crore, like 4.8 crore pending cases in Indian judiciary. And India का जो lower judiciary है, it is facing lots of challenges. And उसी को हम अच्छे से analyze करेंगे, इस lecture में discuss करेंगे. So what all topics we will be looking at? तो सबसे पहले तो stagnation in India's lower judiciary. मतलब केसेस तो लगातार आते जा रहे हैं, बट वो केसेस क्लोज नहीं हो रहे हैं। मतलब केसेस आते जा रहे हैं एंड उसकी प्रोसीडिंग्स हो रही है, एंड वो बहुत स्लोली हो रही है। लाइक केस को सॉल्व होने में 20 साल लग रहे, 15 साल लग रहे, 30 साल लग रहे हैं। सो पेंडिंग केसेस की मात्रा बढ़ती जा रही है, विच इज़ अ वेरी बिग कंसर्न। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, स्टैग्नेशन इन इंडिया लोअर जुडिशरी। देन वी विल लुक एट कॉजेज ऑफ स्टैग्नेशन इन द लोअर जुडिशरी की। व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द स्टैग्नेशन, ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार। उसको हम काफी अच्छे से एनालाइज करेंगे। देन वी लुक एट व्हाट रिफॉर्म्स आर प्रपोज्ड। तो इस स्टैग्नेशन को अगर दूर करना है तो हमको क्या कदम उठाने चाहिए, तो हम रिफॉर्म्स भी डिस्कस करेंगे। देन वी विल लुक एट द हायर जुडिशियरीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिस्कस करेंगे कि हाउ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट शुड प्ले अ रोल in reducing this stagnation. And in the end, we will conclude this lecture with some key takeaways. So these are like all topics we will be looking at in this lecture. तो जैसे हमने देखा, this lecture is basically the Hindu editorial analysis of 18th November 2025. The exact title of the editorial is The Lower Judiciary Litigation Pendency Stagnation. तो सबसे पहले let us discuss stagnation in India's lower judiciary. A constitution bench of Supreme Court of India has stated clearly that India's lower judiciary is stagnating, and this stagnation is a major cause of massive case pendency. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी साफ साफ ये कह दिया है कि जो भारत का जो लोअर जुडिशियरी है वो स्टैग्नेटिंग, एंड दिस स्टैग्नेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ मैसिव केस पेंडेंसी। एंड यहाँ पे स्टैग्नेशन का एग्जैक्ट मतलब भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे स्टैग्नेशन का मतलब क्या है। सो हियर स्टैग्नेशन रेफर्स टू द इनएबिलिटी ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस टू मूव फॉरवर्ड इफेक्टिवली। कहने का मतलब ये है कि नए नए केसेस तो लगातार आते जा रहे हैं, बट जुडिशियल प्रोसेस जो है वो इनएफिशिएंट है, बिकॉज वो इफेक्टिवली आगे बढ़ नहीं पाता है। जब केस आ गया फिर ट्रायल्स चलते हैं, तो टाइमली मैनर में वो ट्रायल्स क्लोज नहीं हो पाते हैं, केस टाइमली मैनर में क्लोज नहीं हो रहा है। सो देर आर सम इनएफिशिएंसीज इन द जुडिशियल प्रोसेस। so inability of the judicial process to move forward effectively, that's the stagnation. And this stagnation is a very big problem which is faced by the India's lower judiciary, and it is responsible for the massive case pendency. And ये जो stagnation है, it is characterized by procedural rigidity। मतलब जो judicial process है, it is somewhat rigid, and that rigid is also responsible for stagnation। It is characterized by clerical overload, जहाँ पे कि जो जज है उसका आधा दिन तो मैनेजरियल टास्क में चला जाता है। लाइक जो जज का मेन काम क्या है, आर्ग्यूमेंट्स को सुनना एंड जजमेंट लिखना। अब अनफॉर्चुनेटली लोअर जुडिशियरी में 50% ऑफ द टाइम ऑफ द जज गेट्स वेस्टेड इन मैनेजमेंट टास्क, दैट इज अ क्लेरिकल टास्क।
and that is also a very big reason for stagnation, and it is also characterized by vacancy crisis. लाइक अगर हम लोअर इंडियाज लोअर जुडिशरी की बात करें तो अभी भी हजारों वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है, राइट कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं टू फिल दोज वैकेंसीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उस पे बर्डन ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब वैकेंसीज भरेगी तो वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट वैकेंसीज भर नहीं रही है, एंड दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैग्नेशन। तो स्टैग्नेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑफ इंडियाज लोअर जुडिशरी। अब अगर हम स्केल ऑफ स्टैग्नेशन की बात करें बेस्ड ऑन द 2025 स्टैटिस्टिक्स, द स्केल ऑफ स्टैग्नेशन, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। जो हमारी लोअर जुडिशरी है, इट हैंडल्स 90% ऑफ द कंट्रीज टोटल लिटिगेशन। तो इंडिया की जो लोअर जुडिशरी है, इट हैंडल्स 90% ऑफ द कंट्रीज टोटल लिटिगेशन, इट्स अ वेरी बिग नंबर। अप्रोक्सीमेटली 4.8 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन लोअर कोर्ट्स अलोन, एंड ये जो है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का ये डेटा है, आंकड़ा है। सो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के आंकड़े के अनुसार लोअर कोर्ट्स में 4.8 करोड़ केसेस आर पेंडिंग, एंड अगर हम टोटल केसेस की बात करें, टोटल नेशनल बैकलॉग, लाइक टोटल पेंडिंग केसेस taking into consideration all the courts, that number is around 5.3 करोड़। तो टोटल बैकलॉग 5.3 करोड़ है, उसमें से 4.8 करोड़ का जो बैकलॉग है दैट इज इन द लोअर कोर्ट्स अलोन। तो मैसिव स्टैग्नेशन हमको देखने को मिल रहा है, मैसिव केस पेंडेंसिंग हमको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ हमको बहुत बड़े लेवल पे डिले भी देखने को मिलता है, लोअर कोर्ट्स में डिले भी हमको देखने को मिलता है। सिविल केसेस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफन टेक 5 to 10 years टू रिजॉल्व, क्योंकि देखो सिविल मैटर तो बहुत हल्के मैटर होते हैं ना, सिविल केसेस, तो सिविल केसेस को रिजॉल्व होने में 5 से 10 साल लग जाता है, जो कि बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बात है। सिविल केसेस टेक्स 5 to 10 years टू रिजॉल्व इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, एंड ऑल्सो ओवर 68,000 केसेस इन सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैव बीन पेंडिंग फॉर मोर देन 30 years। मतलब 68,000 से भी ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो अभी भी पेंडिंग हैं फॉर मोर देन 30 years। मतलब ऐसे सिविल केसेस भी हैं जो 30 साल से रिजॉल्व ही नहीं हुए, विच इज लाइक वेरी कंसर्निंग फिगर। तो हमने कुछ नंबर्स डिस्कस किए, कुछ आंकड़े डिस्कस किए, जो कि बहुत ही ज्यादा एक अ, चिंता का विषय है। वो साफ साफ स्टैग्नेशन इन इंडिया लोअर जुडिशियरी को दिखा रहा है, जहाँ पे कि हमने देखा कि जो इंडिया का जो लोअर जुडिशरी है उस पे 90% ऑफ द बर्डन उसके पास ही है, ऑफ ऑल द टोटल लिटिगेशंस 90% बिलोंग्स टू इंडियाज लोअर जुडिशरी, जहाँ पे कि 4.8 करोड़ केसेस आर स्टिल पेंडिंग। नेशनल बैकलॉग इज 5.3 करोड़, उसमें से 4.8 करोड़ आर पेंडिंग इन लोअर कोर्ट्स अलोन, एंड सिविल केसेस की बात करें तो 5 से 10 साल लग जाते हैं, एंड 68,000 से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो 30 साल से ज़्यादा हो गए अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। सो दीज आर लाइक कंसर्निंग फिगर्स, एंड सुप्रीम कोर्ट ने एक अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने दिल्ली के जजेस को रिक्वेस्ट किया था, दे इट सेड इट आस्क्ड दिल्ली जजेस टू अंडरगो बेसिक ट्रेनिंग रिफ्लेक्टिंग सीरियस स्किल गैप्स। तो ये स्किल गैप क्यों है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी काफी इंटरेस्टिंग एक हमको इंसिडेंट देखने को मिला, जहाँ जहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने दिल्ली के जजेस को कहा कि भाई आप बेसिक ट्रेनिंग अंडर को आप करो। उसका वजह ये है कि पहले तो क्या होता था कि जिनके पास 10 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस होता था, जो लॉयर जिनको 10 साल का ज्यादा एक्सपीरियंस होता था, दे वेर एलिजिबल, वही जजेस बनते थे।
बट आजकल क्या हो रहा है कि मेरिट बेसिस पे आपने एग्जाम पास किया, आपने मेरिट से एग्जाम पास किया, आपको जीरो कोर्ट रूम एक्सपीरियंस है, फिर भी आपको जज बना दिया जाएगा। एंड वही हाल यहाँ पे हमको देखने को मिला, जहाँ पे कि जो दिल्ली के जजेस थे उनके पास जीरो कोर्ट रूम एक्सपीरियंस था, एंड जिसकी वजह से वो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स करते पाए गए, एंड इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को उनको कहना पड़ा कि प्लीज अंडरगो बेसिक ट्रेनिंग। एंड जो हायर कोर्ट है, इट many a times it questions the systematic failures in the functioning of the subordinate court। तो जो लोअर जुडिशियरी वाला जो मामला है वो डेफिनेटली काफी कंसर्निंग है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार इस पे चिंता जताई है। तो कुल मिला के एक गंभीर मुद्दा है स्टैग्नेशन इन इंडियाज लोअर जुडिशियरी। अब अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्टैग्नेशन इन द लोअर जुडिशियरी। कि हमको ये बात तो बिल्कुल हमने देख लिया कि हाँ स्टैग्नेशन तो है लोअर जुडिशरी में, तो बट क्यों है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर दैट, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है, दैट इज जो जज होते हैं, दे वेस्ट आवर्स डूइंग क्लेरिकल टास्क लाइक कॉलिंग केसेस फॉर अपीयरेंस, इशूइंग फ्रेश समन्स, रिसीविंग वकालतनामास, रिकॉर्डिंग एक्स पार्टे एविडेंस, मैनेजिंग फाइलिंग्स। तो बेसिकली जो जजेस हैं, दे आर इन्वॉल्व इन दीज टास्क। सो दीज रूटीन टास्क consume the entire morning, leaving little time for actual judicial work like hearing arguments and writing judgments। तो जो जज है उसका आधा दिन तो मतलब पूरा एंटायर मॉर्निंग इज कंज्यूम्ड इन दीज रूटीन टास्क, एंड जो एक्चुअल जुडिशियल वर्क है ओनली लिटिल टाइम इज लेफ्ट फॉर दैट, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली डिले हमको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो द वन ऑफ द very important cause of stagnation in the lower judiciary is judges waste hours doing clerical tasks. Now we'll look at the next reason, the cause of stagnation, that is lack of training and experience. So earlier lower court judges were experienced lawyers with at least 10 years of experience, and also they were trained under senior advocates। तो जो पहले क्या होता था, लोअर कोर्ट में कोई भी जज बनता था तो वो जो एक्सपीरियंस लॉयर होता था, जिस कम से कम 10 साल का प्रैक्टिस जिसका है, वो ही एलिजिबल होता था टू बिकम द जज। एंड डेफिनेटली वो जो एक्सपीरियंस लॉयर है, ही वॉज वेरी वेल ट्रेन्ड अंडर सीनियर एडवोकेट्स, क्योंकि 10 साल से अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसने कितने केसेस लड़े होंगे, उसको पूरा कोर्ट रूम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता था। बट अब ये पूरा इक्वेशन बदल चुका है। सो नाउ many judges enter via exams, and because of that they have zero courtroom experience। अब क्या हो रहा है कि सिंस एग्जाम्स की वजह से भर्ती हो रही है, लाइक एग्जाम किसी ने निकाल लिया मेरिट से, तो डायरेक्टली वो जज बन जा रहा है। तो with zero courtroom experience also now we have judges with zero courtroom experience। because of that these judges, they struggle with orders, procedures, and managing trials। एंड डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय पे चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो पॉइंटेड आउट, स्पेशली उन्होंने दिल्ली के जो जजेस हैं उनसे कहा कि प्लीज अंडरगो बेसिक ट्रेनिंग। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, बिकॉज वी हैव जजेस विद जीरो कोर्ट रूम एक्सपीरियंस, दे स्ट्रगल विद इवन बेसिक ऑर्डर्स, प्रोसीजर्स एंड मैनेजिंग ट्रायल्स। एंड ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, बिकॉज अगर ऐसे जजेस होंगे कोर्ट में तो डेफिनेटली डिले होगा प्रोसेस में। सो लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इज
one of the cause of stagnation in the lower judiciary. Now the third cause is laws intended to speed up cases are doing the opposite. Like हमारे पास कुछ ऐसे कानून है जो कि जो केस है उसकी प्रोसीडिंग्स है उसको आप ऑटोमेटिकली स्लो डाउन कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, प्री सूट मैंडेटरी मीडिएशन अंडर कमर्शियल कोड्स एक्ट. अच्छा, इसका क्या मतलब है? बेसिकली आइडिया ऐसा है ना कि अगर कोई भी कमर्शियल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आइडिया ऐसा है कि पहले आपस में सुलझाटा करना है. उसको कहते हैं मीडिएशन, प्री सूट मैंडेटरी मीडिएशन. एंड आपस में सुलझाटा करना मैंडेटरी है, लाइक वी शुड एटलीस्ट ट्राई. तो बिफोर फाइलिंग 6 महीने का एक मैंडेटरी मीडिएशन का पीरियड होता है, वो अंडरगो करना बहुत जरूरी है. अब जैसे ही वो 6 महीने का मैंडेटरी मीडिएशन पीरियड पूरा हो गया एंड उस दौरान भी वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ, देन इट विल बी रजिस्टर्ड एंड हर्ड इन द कमर्शियल कोर्ट. दैट्स द आइडिया. तो कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है, सो द आइडिया इज दैट फर्स्ट इट शुड बी रिजॉल्व वाया मीडिएशन एंड दैट इज मैंडेटरी. कम से कम लाइक 6 मंथ्स का पीरियड है उसका. तो इससे हुआ क्या कि अब मान के चलो कोई भी डिस्प्यूट हो गया, लाइक आपकी बहुत बड़ी कंपनी है या कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका कोई डिस्प्यूट हो गया. अब उसको 6 महीने रुकना पड़ेगा. वो डिस्प्यूट 6 महीने तक तो रिजॉल्व हो ही नहीं सकता है. या तो जिसके साथ उसका डिस्प्यूट हुआ आपसी बातचीत से रिजॉल्व हो जाए तो ठीक है. कानूनी तरीके से अगर उसको रिजॉल्व करना है तो 6 महीने आपको रुकना पड़ेगा, तब जाके आपका जो केस होगा वो सुना जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा. तो कितना डिले हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. इसी तरीके से देर आर अदर प्रोविजंस. 6 मंथ कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर म्यूचुअल कॉन्सेंट डाइवोर्स. मतलब अगर डाइवोर्स फाइल करते हैं, लेटर सपोज हस्बैंड वाइफ दोनों ने फाइल किया, उसमें भी 6 मंथ कूलिंग ऑफ पीरियड होता है. उसका मतलब आपने डाइवोर्स फाइल तो कर दिया, अब 6 महीने का समय दिया जाता है, इट इज मैंडेटरी, जहाँ पे कि एक मौका दिया जाता है टू रिजॉल्व द इशू. आप आपसी बातचीत करके अगर आप डिस्प्यूट रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. एंड 6 महीने के बाद भी अगर आप अड़े हैं कि नहीं हमको डाइवोर्स लेना है, वो कूलिंग ऑफ पीरियड होने के बाद ही फिर आपका ये जो केस है ये आगे बढ़ेगा. तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि डाइवोर्स जब फाइल करते हैं उसमें भी 6 महीने का समय तो आपको रुकना पड़ेगा. तुरंत डाइवोर्स नहीं हो सकता है. आपने डाइवोर्स फाइल कर दिया, नाउ यू हैव टू वेट फॉर 6 मंथ्स. आफ्टर 6 मंथ कूलिंग ऑफ पीरियड ओनली इट विल बी टेकन फॉरवर्ड. तो यहाँ पे भी हमने कितना बड़ा एक डिले हमको देखने को मिल रहा है. एंड इसी तरीके से वी हैव न्यू रेंट एक्ट एम्बिग्विटीज क्रिएटिंग डुअल फॉरम्स एंड कंफ्यूजन. तो बेसिकली पहले क्या होता था, जो वर्बल रेंट एग्रीमेंट्स होते थे, ओरली भाई हमने कुछ भी कह दिया तो उसकी भी मान्यता होती थी. बट अब रेंट कोड भी आ गया है, तो उसके तहत इट विल ओनली कंसिडर रिटर्न स्टैम्प पेपर में जो रेंट एग्रीमेंट होगा उसी को वो कंसिडर करेगा. वर्बल रेंट एग्रीमेंट्स को बिल्कुल कंसिडर नहीं करेगा. तो आइडिया ऐसा है कि रेंट से रिलेटेड कुछ भी डिस्प्यूट्स अगर हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए अब दो फोरम आ गए. अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो यू कैन अप्रोच द रेंट कोर्ट, अदरवाइज यू कैन अप्रोच द सिविल कोर्ट. बिकॉज वर्बल आर्ग्यूमेंट्स, जो 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 भी आपका वर्बल एग्रीमेंट अगर है तो रेंट कोर्ट विल नॉट एट ऑल कंसिडर इट. एंड जो नए रेंट लॉज हैं, it is creating lots of confusion, like there are lots of ambiguities in it. Because of that ये जो भी प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस है, उसमें सिग्निफिकेंट डिले हमको देखने को मिलता है. तो कुल मिला के वी कैन सी दैट बिकॉज ऑफ सो वी कैन सी दैट देर आर लॉज which create unnecessary delays, procedural hurdles,
conflicting judgments and more litigations, and these are responsible for stagnation. So this is also one of the cause of stagnation in the lower judiciary, because there are laws which create unnecessary hurdles, delays. Now the next cause is archaic provisions in the civil procedure code, that is a CPC. तो देखो, archaic provisions का मतलब ये बहुत पुराने provisions, ब्रिटिश काल के provisions. So the civil codes are functioning on a legal foundation created by the British for a colonial society, not a modern nation. मतलब ये जो भी सिविल प्रोसीजर कोड है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे इसको बनाया गया था, एंड उसका इंटेंट था फॉर कॉलोनियल सोसाइटी, एंड इट वाज नॉट डिजाइंड फॉर मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न नेशन, बट rather for a colonial society. And because of that, the civil procedure code, it's very old, 1908, and it still contains complex rules for preliminary and final decrees. कहने का मतलब ये है कि अब आज भी सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से जब भी जमीन का बंटवारा होता है तो दो फेसेस में होता है. तो पहले तो आप केस फाइल करते हो, जहाँ पे कि ये फैसला सुनाया जाता है कि किसको कितना हक मिलेगा. तो उसमें सिर्फ शेयर घोषित किया जाता है, डिवीजन नहीं किया जाता. फिर जब फिर से आपको केस फाइल करना पड़ेगा, एंड जो फाइनल वो होगा सेकेंड फेज वाला, उसमें असली में बंटवारा होगा, डिवीजन विल बी डन. तो इट इज अ टू फेज, दो बार आपको केस फाइल करना पड़ेगा टू रिजॉल्व एनी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट. So it's unnecessarily a burden, it is causing delay. एंड ये जो रूल था, ये कॉलोनियल टाइम का रूल है. मॉडर्न नेशन को दो फेज की जरूरत नहीं है. सो वी कैन एलिमिनेट दिस unnecessary delay. So we have hyper technical 106 rules in order 21 execution. So in CPC, like there are still hyper technical rules, like 106 rules हैं in order 21 execution, which is causing delays and stagnation. There are provisions that allow litigants to delay endlessly. तो कुल मिला के अगर हम सिविल प्रोसीजर कोड की बात करें तो द लाइक वी हैव वेरी कॉम्प्लेक्स रूल्स. बिकॉज ऑफ दैट, हमने स्टार्टिंग में जो फिगर देखा था कि सिविल केसेस को 5 से 10 साल लग जाते हैं रिजॉल्व होने में, एंड 68,000 से ज़्यादा तो ऐसे केसेस हैं जो 30 साल से ज़्यादा हो गए, अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं. एंड दीज रूल्स, दीज प्रोसीजर्स आर ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर दैट. सो एग्जीक्यूशन टेक्स ईयर्स और इवन डेकेड्स. तो हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह सकते हैं. तो जो केस पेंडेंसी है, इट्स अ डिजाइन प्रॉब्लम, नॉट अ वर्कलोड प्रॉब्लम. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे एक डिस्कशन कर रहे हैं. हमको ये लगता होगा ना कि भारत में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने केसेस फाइल होते हैं, इतना इतना वर्कलोड है, एंड उसकी वजह से पेंडेंसी है केसेस की, क्योंकि भाई इतना वर्कलोड है. बट इन रियलिटी इट इज नॉट द वर्कलोड प्रॉब्लम, बट इट्स अ डिजाइन प्रॉब्लम. क्योंकि जो हमारे लॉज हैं, लाइक जो सिविल प्रोसीजर्स हैं, उसमें बहुत बड़े लेवल पे रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो कॉलोनियल पीरियड वाला लॉ अभी भी चल रहा है. तो सीपीसी में देर इज अ स्कोप ऑफ रिफॉर्म्स. सो पेंडेंसी इज अ डिजाइन प्रॉब्लम, नॉट अ वर्कलोड प्रॉब्लम. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ. देर आर कंट्रीज विद हायर लिटिगेशन रेट्स, दे डिस्पोज केसेस फास्टर बिकॉज द प्रोसेस इज एफिशिएंट. यहाँ से हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि प्रोसेस को एफिशिएंट बनाना बहुत ज़रूरी है. वर्कलोड का हम बहाना नहीं बना सकते हैं, बिकॉज कंट्रीज विद हायर लिटिगेशन रेट्स डिस्पोज ऑफ केसेस फास्टर बिकॉज देयर द प्रोसेस इज एफिशिएंट. अब हम डिस्कस करेंगे द फिफ्थ कॉज ऑफ स्टैग्नेशन,
दैट इज द वैकेंसी क्राइसिस। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इट हैज अथोराइज्ड अ टोटल ऑफ 25,886 जुडिशियल ऑफिसर्स पोस्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। मतलब कहने का मतलब ये कि पूरे भारत में 25,886 जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट अलॉट मतलब एथोराइज की जाती है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स अक्रॉस द इंडिया। इतने पोस्ट होते हैं। एंड अभी ये देखा गया एज ऑफ अर्ली दिसंबर 2025, 4,855 वैकेंसीज, मतलब जुडिशियल ऑफिसर 4,855 जो पोस्ट है वो अभी खाली पड़ी है। वी आर नॉट गेटिंग द राइट कैंडिडेट्स टू फिल इट। ये बहुत बड़ा नंबर है। 4,855 मतलब जो डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में अभी जुडिशियल ऑफिसर मौजूद ही नहीं है। ये कम से कम लाइक दिस इज अराउंड 18 to 20%, मतलब 20% जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। जिसकी वजह से हो क्या रहा है, इंडिया ऑपरेट्स एट ओनली 15 जजेस पर मिलियन population, and it is far below than the recommendations of law commission, that is 50 judges per million population। तो यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नंबर देखा। हमने ये देखा कि 20% जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट अभी खाली है। इसका मतलब लॉ कमीशन के हिसाब से पर मिलियन पॉपुलेशन, हर 10 लाख इंडियन के लिए 50 जज होने चाहिए। बट बिकॉज ऑफ दिस 20% वैकेंसी फॉर per million population for every 10 lakh Indians, we have only 15 judges। एंड आप देखो कितना वर्कलोड बढ़ गया, कितने कम जजेस हैं, एंड उन 15 जजेस पे पूरा भार आ गया। एंड दिस इज अ वेरी बिग रीजन फॉर स्टैग्नेशन, दिस इज अ वेरी बिग कॉज ऑफ स्टैग्नेशन इन द लोअर जुडिशियरी। तो इन वैकेंसीज को भरना बहुत जरूरी है। भले ही आप एग्जाम कराओ, मेरिट बेसिस पे भर्ती कराओ, एंड उनको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कराओ। अभी हम रिफॉर्म्स में डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम का तो बहुत इजीली सोल्यूशन निकल सकता है। पहले तो एग्जाम करा के मेरिट बेसिस पे भर्ती करा देनी चाहिए, एंड रिगरस ट्रेनिंग करा देना चाहिए। एंड एक बार अगर ये वैकेंसीज भर गई तो डेफिनेटली जो स्टैग्नेशन है उसको हम एक हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट रिफॉर्म्स आर प्रपोज्ड। अब हम रिफॉर्म्स डिस्कस करते हैं। स्टैग्ने कॉज ऑफ स्टैग्नेशन हमने देख लिया। अब हम उसको कैसे रिजॉल्व करें, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहला जो सोल्यूशन है दैट इज क्रिएट अ सेपरेट मिनिस्ट्रियल कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट। सो क्रिएशन ऑफ मिनिस्ट्रियल कोर्ट। सो द आइडिया इज दैट हर डिस्ट्रिक्ट में हमको एक मिनिस्ट्रियल कोर्ट बनाना है, एंड उसमें करना क्या है, अ जुडिशियल ऑफिसर इन द लोवेस्ट रैंक इन हायरार्की शुड कॉल ऑल केसेस। ये जितना भी क्लेरिकल वर्क है, क्लेरिकल टास्क है, it should be taken care by a judicial officer in the lowest rank in the hierarchy, and that should be taken care by ministerial court. So he should handle summons, he should receive filings, he should record ex parte evidence, and he should schedule the next day's case list। इससे होगा क्या, डेफिनेटली दिस फ्रीज एक्चुअल जजेस टू ओनली हियर एंड डिसाइड केसेस। तो ये काफी एक बहुत बड़ा ये मूव होगा, जिससे कि 50% ऑफ द वर्कलोड reduce हो जाएगा on the actual judges, because they will utilize all of their time in the judicial process of in the judicial work of hearing arguments and writing cases, yeah, uh, deciding the case। So next reform, that's a capacity building। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है फिलिंग वैकेंसीज। ये जितनी भी वैकेंसीज है उसको फिल करना है, एंड उसके साथ साथ ऑफर मैंडेटरी
practical trainings to new judges. The idea is that newly appointed judges must sit with high court judges and observe how a high court functions, how high court judges hear matters, learn judgment writing, study how orders are passed, understand interaction with lawyers, and develop real courtroom competence. So, this is basically learning by seeing. So, this is very important. तो कैपेसिटी बिल्डिंग में we have to fill the vacancy. तो एंड जो भी नए जजेस अपॉइंट होते हैं वी हैव टू ऑफर मैंडेटरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में उनको हाई कोर्ट जजेस के साथ बिठा के उनको सिखाना होगा कि हाई कोर्ट कैसे फंक्शन करता है, हाई कोर्ट जजेस कैसे मैटर को हियर करते हैं. दे शुड लर्न जजमेंट राइटिंग, दे शुड स्टडी हाउ ऑर्डर्स आर पास्ड, दे शुड अंडरस्टैंड इंटरेक्शन विद लॉयर्स, दे शुड डेवलप रियल कोर्टरूम कॉम्पिटेंस. दैट इज बेसिकली दे शुड लर्न बाय सीइंग. अगला जो रिफॉर्म है दैट इज द प्रोसीजरल रिफॉर्म. तो हमने ऑलरेडी देखा था कि प्रोसीजरल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो ब्रिटिशर्स के टाइम का है, कॉलोनियल पीरियड के टाइम का है. अब मॉडर्न इंडिया के लिए वी नीड अ रिफॉर्म इन द प्रोसीजरल रिफॉर्म बिकॉज हमने एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल भी देखा था जहाँ पे हमने देखा था कि एफिशिएंसी इन द प्रोसीजर लाइक it's about the design of the procedure and not the workload which will solve the problem. So India needs a fast track execution system as much as fast track trials. So India needs a fast track execution system as much as fast track trials. So we have to enhance the efficiency of our procedure. That's the need of the hour. अब हम डिस्कस करेंगे दी हायर जुडिशियरीज रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको डिस्कस करनी है. पेंडेंसी इज नॉट जस्ट द फॉल्ट ऑफ लोकल जजेस, इट इज अ मैनेजमेंट फेलियर बाय द हायर जुडिशियरी. तो अगर हम पेंडेंसी की बात करें इट्स नॉट जस्ट द फॉल्ट ऑफ लोकल जजेस, इट इज ऑल्सो द मैनेजमेंट फेलियर बाय द हायर जुडिशियरी. तो अगर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हायर जुडिशियरी की बात करें तो higher judiciary have the supervisory role. Like under the constitution, high courts have the power of superintendence over district courts. High courts can supervise district courts. 2025 में ये आरोप लगे कि हाई कोर्ट का जो ये सुपरविजन है इट इज ऑफन टू एडमिनिस्ट्रेटिव. लाइक हाई कोर्ट वाज जस्ट फोकस्ड ऑन लीव्स और ट्रांसफर्स rather than functional, fixing procedural bottlenecks. So the High Court's role in 2025, as critic pointed out, is they were too administrative. They were focused mainly on leaves and transfers rather than functional, like fixing procedural bottlenecks. Because यहाँ पे हाई कोर्ट के पास पावर है, लाइक हाई कोर्ट कैन सुपरवाइज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स and it can play a role in fixing the procedural bottlenecks. and अगर ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली स्टैग्नेशन वाली प्रॉब्लम से हम लड़ सकते हैं. इसके साथ साथ द स्टे ऑर्डर कल्चर, ये भी एक बहुत हमको देखने को मिला. देखो बात ऐसी है ना कि हाई कोर्ट के पास पावर है ऑफ इशूइंग स्टे ऑर्डर्स ऑन लोअर कोर्ट प्रोसीडिंग्स. हाई कोर्ट कैन इशू स्टे ऑर्डर ऑन लोअर कोर्ट प्रोसीडिंग, दैट पावर इट हैज. 2025 में हमको ये देखने को मिला कि a simple trial in a district court can be frozen for years because of a minor technical appeal sitting in a high court. The higher judiciary must take responsibility of clearing these bottlenecks. कहने का मतलब ये है कि देखो हाई कोर्ट के पास स्टे ऑर्डर इशू करने का पावर है. हाई कोर्ट कैन इशू स्टे ऑर्डर ऑन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. 2025 में ये देखने को मिला कि हाई कोर्ट ने बहुत सारे स्टे ऑर्डर्स लगाए. एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? सम माइनर टेक्निकल अपील्स. बिकॉज ऑफ सम माइनर टेक्निकल अपील्स
हाई कोर्ट ने बहुत सारे स्टे ऑर्डर्स लगाए ऑन द प्रोसीडिंग्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली डिले आ गया ना। स्टे ऑर्डर मतलब वो प्रोसीडिंग्स रुक गई, डिले आ गया। तो यहाँ पे अगर हाई कोर्ट सेंसिबल तरीके से काम करेगा तो वो इन स्टे ऑर्डर्स से बच सकता है, एंड जिसकी वजह से स्टैग्नेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम नेक्स्ट आर्गुमेंट डिस्कस करते हैं, क्वालिटी ओवर स्पीड, रीजनेबल टाइम वर्सेस हैस्टी अप्रोच। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस। अगर हम हैस्टी अप्रोच की बात करें, हैस्टी अप्रोच का मतलब ये है कि पुटिंग प्रेशर ऑन द लोअर कोर्ट्स, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी केस को कंप्लीट करेंगे, क्लोज करेंगे। सो इन हैस्टी अप्रोच व्हाट विल हैपन, जजेस माइट dismiss cases on technicalities, or they can pass poorly ordered, poorly reasoned orders just to clear the file। आइडिया ऐसा है कि अगर आप लोअर जुडिशरी पे प्रेशर बनाओगे तो डेफिनेटली जजेस क्या करेंगे, दे विल डिसमिस द केस ऑन द टेक्निकल ग्राउंड्स, और दे विल पास पुअर जजमेंट्स, पुअरली रीजन ऑर्डर्स जस्ट टू क्लियर द फाइल। इसकी वजह से होगा क्या, देर विल बी अ रिबॉन्ड इफेक्ट। रिबॉन्ड इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो भी पुअरली रीजनड ऑर्डर्स होंगे, दे विल बी अपील्ड, they will be moved to a higher courts, and it will increase the overall delay। So poorly reasoned orders moves to a higher court, effectively increasing the total system wide pendency। and अगला जो होगा, एंड ऑटोमेटिकली इट विल टेक रीजनेबल टाइम। वही अगर हम क्वालिटी पे फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी ओवर स्पीड की बात आ रही है, तो अभी हमने हैस्टी अप्रोच देखा। व्हाट इफ वी फोकस ऑन क्वालिटी, मीन्स इफ वी टेक रीजनेबल टाइम टू पास द जजमेंट। तो रीजनेबल टाइम का मतलब है राइट टू स्पीडी ट्रायल। राइट टू स्पीडी ट्रायल का मतलब ये है कि अगर एक बार प्रोसीडिंग शुरू हो गई, देन इट शुड मूव कंटिन्यूअसली टू अ कंक्लूजन विदाउट स्टैग्नेटिंग फॉर मंथ्स बिटवीन हियरिंग्स। सो वंस प्रोसीडिंग स्टार्ट्स, it moves continuously to a conclusion without stagnating for months between hearings। So this is the right to speedy trial। तो डेफिनेटली हमको रीजनेबल टाइम, राइट टू स्पीडी ट्रायल की तरफ बढ़ना चाहिए। हायर जुडिशरी शुड फोकस ऑन दैट rather देन हैस्टी अप्रोच। एंड यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस प्रॉब्लम, जहाँ पे कि वी सी अ ह्यूज ट्रायल गैप। ट्रायल गैप मतलब भाई हियरिंग हुई, अगली हियरिंग 2 महीने बाद, अगली हियरिंग 3 महीने बाद, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो दैट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस प्रॉब्लम। मतलब एक बार प्रोसीडिंग शुरू हो गई, फिर इन बिटवीन वी सी अ सिग्निफिकेंट डिले, जिसकी वजह से मोमेंटम लूज हो जाता है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि हायर कोर्ट, इट शुड मैंडेट डे टू डे हियरिंग एज प्रिस्क्राइब्ड इन द सिविल प्रोसीजर कोड। तो सिविल प्रोसीजर कोड में डे टू डे हियरिंग प्रिस्क्राइब किया गया है, तो लोअर जुडिशरी में डे टू डे हियरिंग को मैंडेट कर देना चाहिए। सो हायर जुडिशरी शुड मैंडेट डे टू डे हियरिंग, एंड इस तरीके से हायर जुडिशरी कैन प्ले अ रोल इन फिक्सिंग द स्टैग्नेशन। तो यहाँ पे हायर कोर्ट्स शुड मैंडेट डे टू डे हियरिंग्स इन सिविल कोर्ट्स, इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इन लोअर जुडिशरी। So this is the idea. Higher court should mandate day-to-day hearings in lower judiciary। तो साथियों, इस लेक्चर में हमने देखा कि कैसे जो हमारी लोअर जुडिशरी है, इट इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टैग्नेशन, एंड इट इज कोलैप्सिंग अंडर द वेट ऑफ आर्केइक प्रोसीजर्स। मतलब जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में जो प्रोसीजर्स थे, उसको अभी भी हम फॉलो करते आ रहे हैं, सिविल प्रोसीजर कोड। इन एक्सपीरियंस्ड जजेस, जहाँ पे हमने देखा कि आजकल तो एग्जाम क्लियर करके मेरिट बेसिस पे
जज बन जा रहे हैं विथ जीरो कोर्ट रूम एक्सपीरियंस, पुअर ट्रेनिंग। वी सॉ अननेसेसरी लीगल मैंडेट्स। इंडियन जुडिशरी में आज भी ऐसे काफी सारे कानून हैं जहाँ पे कि अननेसेसरी लीगल मैंडेट्स हैं, जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देर आर कंफ्यूजिंग स्टेच्यूस। एंड हमने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी, क्लेरिकल वर्कलोड। आज जो एक्चुअल जज हैं, 50% ऑफ हिज टाइम इज wasted in managing the clerical workload. Rather than hearing arguments and deciding the cases, he is busy with clerical workloads and weak execution mechanism. So these are like problems जो हमने देखा। एंड अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें तो वी हैव टू मॉडर्नाइज द सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड को मॉडर्नाइज करने की बहुत आवश्यकता है। वी शुड रीडिजाइन द केस मैनेजमेंट, जहाँ पे कि वी शुड ब्रिंग इन स्पेशल कोर्ट्स, दैट इज अ मिनिस्ट्रियल कोर्ट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे कि एक लो लेवल का, इन टर्म्स ऑफ हायरार्की, जो जुडिशियल ऑफिसर होगा, ही विल बी इन्वॉल्व इन ऑल द क्लियरिकल टास्क एंड एक्चुअल जज विल बी फोकसिंग ओनली ऑन द एक्चुअल जुडिशियल वर्क ऑफ हियरिंग द केसेस एंड डिसाइडिंग द केसेस। हमको जुडिशियल रिक्रूटमेंट की तरफ बढ़ना पड़ेगा, हमको वैकेंसीज को फिल करना पड़ेगा, हमको ट्रेनिंग्स को मैंडेटरी करना पड़ेगा। जो भी न्यूली अपॉइंटेड जजेस होंगे उनकी ट्रेनिंग्स को हमको मैंडेटरी करना पड़ेगा। वी हैव टू सिंप्लीफाई एग्जीक्यूशन प्रोसेसेस एंड वी हैव टू अपडेट आउटडेटेड लॉस। तो फाइनली हम लोगों ने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया। तो साथियों, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। इफ़ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग यू कैन कमेंट। एंड या, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।